आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हम लोगों ने अपने क्लास 7 के अंदर साइंस में कई सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज एक नए चैप्टर का फिर से शुरुआत होगा। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। बस करना क्या है, बस चुपचाप आराम से बैठ के सुनते चलना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों से एक चीज़ और है कि वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि सारा कुछ आपके एनसीईआरटी का ही इसमें है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस चैप्टर में ना आगे बढ़ने से पहले हम लोग रेस्पिरेशन का मतलब समझ लेते हैं क्या है। ऑर्गेनिज्म का सिंपल सा मतलब हो गया लिविंग थिंग के बारे में ही बात कर रहा है। ऑर्गेनिज्म का मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंगी वगैरह हो सकता है। ऑर्गेनिज्म में ही आपका ह्यूमन बीइंग भी आता है, इसी में आपका आ जाएगा एनिमल भी आ जाएगा। तो जो लिविंग थिंग है ना, उसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। अब इसमें एक नया वर्ड है आपके लिए, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस भी लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो भोजन खाया, उस भोजन से क्या बनना है हमारे बॉडी में? एनर्जी बनना है। हम लोग भोजन क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी आए, है ना। तो हम लोगों ने जो भोजन खाया, उस भोजन से एनर्जी कैसे मिलेगा, कैसे एनर्जी बनता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। तो रेस्पिरेशन कुछ भारी भरकम चीज़ नहीं है। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है, जो आप भोजन खाते हैं, उस भोजन से एनर्जी कैसे बनता है, आपको ताकत कैसे मिलता है ना, उसी को हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, मतलब एनर्जी कैसे बनता है वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को। साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसफ़र होता है, मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे जाता है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है। तो ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी से बाहर निकलना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं, है ना। तो ब्रीदिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर आप देखेंगे कि दो ही चीज़ के ऊपर बात होगा हमेशा। पहला, रेस्पिरेशन को लेकर बात होगा, मतलब हमारे बॉडी में जो फूड हम लोग खाते हैं, उस फूड से एनर्जी कैसे बनेगा, उस फूड से एनर्जी कैसे मिलेगा, आपको ताकत कैसे मिलेगा, ये हम लोग समझ लेंगे रेस्पिरेशन में। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे अपने ब्रीदिंग में, है ना। तो ब्रीदिंग के बारे में भी समझेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में भी समझेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले वाले टॉपिक का नाम है व्हाई डू वी रेस्पायर। समझिए, हम लोग रेस्पायर क्यों करते हैं। रेस्पायर का मतलब वही ऑक्सीजन, मतलब हम लोगों ने जो खाना खाया, उस खाने से क्या बनना है? एनर्जी बनना है। तो ये ऐसा क्यों होता है, एनर्जी का ज़रूरत हमारे बॉडी में क्यों है, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। देखिए, जितने भी लिविंग थिंग आप देखते हैं, लिविंग बीइंग मतलब लिविंग चीज़ें जितने भी आप देखते हैं, वो सब का सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उस छोटे चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल बोल देते हैं। जैसे हमारा बॉडी, क्या हम एक लिविंग थिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हमारा जो इतना बड़ा बॉडी आपको दिख रहा है, ये किससे बना है? बहुत छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उस छोटे से चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? सेल बोल देंगे, ठीक ना। तो सेल से ही हमारा बॉडी बना होता है। उसी प्रकार से आपको एनिमल दिखता है, वो भी लिविंग थिंग है हमारा, तो उसका भी बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। प्लांट, वो भी एक लिविंग थिंग है, उसका भी बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का यदि बात आप करें जो कि लिविंग थिंग है, वो बहुत ही छोटे से चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसका नाम क्या है? सेल नाम है। तो सेल से ही सारे लिविंग थिंग आपको देखने को मिलता है, मतलब सेल से ही सारे लिविंग थिंग बने हुए हैं, ठीक है। आगे, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, सबसे छोटा पार्ट वो क्या होता है? सेल होता है। जैसे हमारे बॉडी का यदि कोई पूछे
कि बताइए आप अपने बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, मतलब आपके बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल को बोला गया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब क्या, वो देखो सेल ही डिसाइड करेगा आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, क्या लगता है ये अपने आप आ गया है? नहीं। किसके वजह से आया है? सेल के वजह से आया। मतलब सेल ही डिसाइड करता है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका बॉडी दिखेगा कैसा। जैसे एग्जांपल देते हैं, कुछ बच्चों में आपने ऐसा देखा होगा बाई बर्थ उनके बॉडी में ना कुछ डिफेक्ट होता है, या तो उनका एक हाथ छोटा होता है, ऐसा बहुत कम देखा होगा आपने, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है। हाँ, किसी बच्चे का एक हाथ थोड़ा छोटा होता है, या फिर एक हाथ थोड़ा और छोटा हो जाता है, या फिर आप देखे होंगे किसी इंसान का 4 ही उंगली होता है, बाई बर्थ हम बता रहे हैं, है ना, वो कट गया वो अलग चीज़ है, बाई बर्थ जन्म से ही। या फिर आप देखे होंगे, ये तो खैर कॉमन है कि किसी इंसान के हाथ पे 6 उंगली है, ये आपने देखा होगा। तो ये क्या है, ये अपने आप है क्या? नहीं, आपके बॉडी का सेल डिसाइड कर रहा है कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे हालांकि ये बहुत सारे बच्चों में आपने ये भी देखा होगा कि कोई ऐसा बच्चा होता है जो बाई बर्थ चल ही नहीं पाता है ना, वो किसके वजह से है? सेल के वजह से। मतलब आपके बॉडी का A to Z चीज जो डिसाइड करता है, कौन करता है? सेल करता है। मतलब आपके बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे होंगे, आप कैसे दिखेंगे, ये सब का सब आपका सेल ही डिसाइड करेगा। तो दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल, यानी कि आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करेगा? सेल डिसाइड करेगा। अगला है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि आपका बॉडी किन किन प्रकार के कामों को करेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? सेल ही करेगा। जैसे आपके पास आँख है तो आप देख पाओगे, आपके पास जीभ है तो स्वाद को आप टेस्ट कर पाओगे, मतलब किसी चीज़ को आप टेस्ट कर पाओगे, आपके पास कान है तो किसी चीज़ को आप सुन पाओगे। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सेल ही डिसाइड कर रहा है कि आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, कान तो है उनके पास, लेकिन क्या उसका सेल उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है, मतलब उस फंक्शन को वो कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। उसी प्रकार से इंसान के पास आँख तो होता है, लेकिन कुछ कुछ को आप देखते होंगे कि वो सुन भी नहीं पाते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, देख नहीं पाते हैं। आँख तो है, लेकिन क्या उसके आँख में जो सेल है वो सेल उसको दिखने में मदद कर रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। वही बात है, मतलब आपके बॉडी का सबसे छोटा पार्ट यदि कोई है तो वो सेल है, और सेल से ही कई सारे सेल से हमारा बॉडी मिलके बना हुआ है। ठीक है। और सेल ही डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा और आपका बॉडी का फंक्शन कैसा होगा। फंक्शन मतलब आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। मतलब आपके बॉडी में आप क्या खाना खाएंगे, आप क्या पचाएंगे, आपके बॉडी में क्या पचेगा क्या नहीं पचेगा, आपके बॉडी में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, है ना, आपके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकलेगा, आपके बॉडी में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, है ना, ये सब का सब चीज़ डिसाइड करने का काम किसका है? सेल का है। मतलब ये सब काम सेल करता है। हमारे बॉडी में ध्यान रखिए, सेल अलग अलग प्रकार के हैं और सभी प्रकार के सेल का काम भी क्या है? अलग अलग है ना। जैसे आँख में जो सेल प्रेजेंट है उसका काम क्या है? आपको दिखने में मदद करेगा। कान में जो सेल प्रेजेंट है उसका काम क्या है? आपको सुनने में मदद करेगा। जीभ में जो सेल प्रेजेंट है वो क्या करेगा? आपको किसी चीज़ को टेस्ट करने में मदद करेगा, है ना। तो हर एक प्रकार के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और हर एक प्रकार के सेल का काम भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शंस दिस सेल नीड्स एनर्जी। अब एक बात बताइए, हमारा बॉडी है लिविंग बॉडी, मतलब हम तो एकदम जिंदा बॉडी हैं, तो हमारे बॉडी में जो सेल है वो भी कैसा है? लिविंग है, जिंदा है भाई। तो अब इतना सारा हमारे बॉडी में सेल है, सारे सेल का अलग अलग काम भी है, तो क्या लगता है आपको कि उस सेल को एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा क्या? जैसे आपको जब आप बहुत काम करते हैं, आपको भूख लगती है, एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, उसी तरीके से आपका सेल भी तो इतना सारा काम कर रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो क्या उस सेल को भूख नहीं लगता होगा? क्या सेल को एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा?
बिल्कुल पड़ता है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो लिविंग थिंग है। अच्छा, एनर्जी का जरूरत किसको नहीं पड़ता है? जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके सामने बॉटल रखा हुआ है, ये नॉन लिविंग थिंग है, कि इसको एनर्जी का क्या ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी लिविंग थिंग है, एग्जाम्पल आपका प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, आपके बॉडी के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, वो सब क्या है? लिविंग थिंग है हमारा। तो लिविंग जितना भी चीज़ होगा, उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत सेल को भी पड़ता है फिर। और यदि सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या लगता है आपको कि आपका बॉडी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आपके बॉडी में जो भी फंक्शन होता है वो कौन कर रहा है? सेल ही तो कर रहा है। और सेल को ही एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे? आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा काम हमारा सेल करता है हमारे बॉडी में, तो उसको इन सारे काम को करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी। यहाँ तक जब आप सो रहे होते हैं या फिर जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपके बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत पड़ता ही है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जब आप, अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर, जब हम सो रहे होते हैं तब तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी का क्या ज़रूरत है? बिल्कुल गलत बात है। आप जब सो रहे हैं तो सोने में भी मदद कौन कर रहा है आपको? आपका सेल कर रहा है। तो सेल को क्या एनर्जी की जरूरत नहीं चाहिए? मतलब आप सो रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपका सेल आपके बॉडी के अंदर लगातार किसी न किसी काम को वो करता ही जा रहा है। तो लगातार जब वो काम कर रहा है तो वो थकेगा भी ना, एनर्जी का जरूरत उसको भी तो पड़ेगा, एनर्जी का ज़रूरत। तो एनर्जी का ज़रूरत उसको भी पड़ता है, चाहे आप सो रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ भी आप करो, आपके बॉडी में जो सेल है वो लगातार काम कर ही रहा है, लगातार कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का ज़रूरत तो उसको भी पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अब सवाल है कि उस सेल को एनर्जी मिलेगा कहाँ से? उन सेल को एनर्जी मिलेगा भोजन से। जो भोजन हम खाएंगे, उसी भोजन से एनर्जी किसको मिल जाएगा? सेल को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर क्या चीज़ है हमारे लिए? सेल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको जिंदा रख रहा है। जो आप अलग अलग काम कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं, सेल के वजह से ही कर पा रहे हैं। और सेल को भी एनर्जी का ज़रूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना सारा काम कर रहा है, तो एनर्जी का ज़रूरत तो उसको भी पड़ रहा है, पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसको एनर्जी का पूर्ति कौन कर देगा? फूड कर देगा। जो भोजन हम खाएंगे, उसी भोजन से क्या मिलने वाला है? उसको एनर्जी मिलने वाला। तो हमने बताया था ना अभी आपको शुरुआत में कि जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन से जो एनर्जी मिलेगा हमको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? रेस्पिरेशन बोल देंगे, है ना। तो जो एनर्जी चाहिए सेल को, वो एनर्जी उसको कहाँ से मिल जाएगा? फूड से मिल जाएगा, जो फूड हम खाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं। उसके बाद है देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी में एक फंक्शन जरूर देखने को मिलेगा। क्या फंक्शन है वो? रेस्पिरेशन का। मतलब हर प्रकार के लिविंग थिंग खाना खाएगा, उस खाने से क्या मिलेगा? उसको एनर्जी मिलेगा, तभी वो सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सभी खाना खाएगा, और उन सभी मतलब वो सब जब खाना खाएगा, मतलब जब वो भोजन लेगा, तो उस भोजन से सभी को क्या मिलने वाला है? एनर्जी मिलने वाला। और एनर्जी अल्टीमेटली मिलेगा किसको? सेल को मिलेगा। और सेल को यदि एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रहा है। सेल जिंदा है, सेल अच्छे से काम कर पा रहा है, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सेल ही आपका कमजोर है तो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हर एक प्रकार के लिविंग थिंग में कुछ दिखे या ना दिखे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जरूर दिखता है। मतलब वो भोजन भी खाएगा और उस भोजन से वो एनर्जी भी बनाएगा, क्योंकि एनर्जी का जरूरत तो उसको पड़ेगा ना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रेद इन एयर। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल, देखो अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम समझ लेते हैं। नहीं, दोनों अलग चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, आपने जो खाना खाया है, आपने जो भोजन खाया है, उस भोजन से क्या मिलना? एनर्जी मिलना, बस यही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। ब्रीदिंग फिर क्या है? ब्रीदिंग में केवल ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का
छोड़ना, मतलब सांस लेना और छोड़ना ही केवल क्या कहलाएगा, ब्रीदिंग कहलाएगा। तो क्या बताइए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या सेम चीज़ है फिर? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप एक बात कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग है वो किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर, हम लोग क्या सांस लेते हैं, बेसिकली हवा लेते हैं ना, तो उस हवा में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको, हम लोग जब सांस लेते हैं ना तो बेसिकली हम लोग एयर ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं, एयर ले रहे होते हैं, और उस एयर में हर प्रकार के गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं। लेकिन हमारा बॉडी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा कि सारे प्रकार के गैस को हम बाहर निकाल देते हैं, बस अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सांस लेते हैं तो आपके बॉडी में नॉर्मली क्या जा रहा है, हवा जा रहा है, उस हवा में अलग अलग प्रकार के गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हर प्रकार के गैस है। लेकिन आपका बॉडी केवल एक्सेप्ट किस गैस को करेगा, ऑक्सीजन को करेगा, बाकी सबको बाहर निकाल देगा। ठीक, तो अब हमारे बॉडी में क्या जाने वाला है, केवल और केवल ऑक्सीजन जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर जाता तो सब प्रकार के गैस हैं, लेकिन सभी को बाहर निकाल देते हैं, हमारा बॉडी अपने आप उसको बाहर निकाल देता है। बस इस्तेमाल किसका करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का करते हैं। ठीक है, आगे, वी ब्रेथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो कौन सा गैस होता है फिर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द एयर वी ब्रेथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। अब देखो, जो हम लोग सांस लेते हैं, ये सांस जो हमने लिया ना, मतलब जो हमने हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बहुत जल्दी हर पार्ट तक फैल जाता है। और हमारे बॉडी में ना सांस लेना और सांस छोड़ना ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जब आप एक बार सांस लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या गया, ऑक्सीजन गया, और ये ऑक्सीजन जो आपके बॉडी में गया, ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच गया। आपकी उंगली में, आपके कान, नाक, गाल, मुंह, पैर, सब जगह ऑक्सीजन पहुंच गया, और फटाक से सब जगह से बाहर क्या निकल गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो आप इमेजिन करो कि ये प्रोसेस कितना फास्ट होता है। मतलब इतना जल्दी आप सांस लेते हैं और इतना जल्दी आप सांस छोड़ते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही आपने सांस लिया वैसे ही ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गया। हर पार्ट तक पहुंचने का मतलब है हर सेल तक पहुंच गया। और जैसे आपने सांस को छोड़ा, मतलब आपके बॉडी के हर एक पार्ट से क्या आ गया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो अब आप इमेजिन करो बस कि ये प्रोसेस कितना ज़्यादा फास्ट चलता है, बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब देखो, एक बात आपको ध्यान में समझना है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है, क्या सवाल है उसको थोड़ा समझिए पहले। मान लीजिए आपने खाना खा लिया, ठीक है, और आपके बॉडी में हवा नहीं जा रहा है, मतलब आप सांस नहीं ले रहे हैं। इमेजिन करो, हालांकि सांस तो लेना ही पड़ेगा आपको, जिंदा रहना तो सांस लेना पड़ेगा। बस इमेजिन करो कि आपने केवल खाना खाया और आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और आपके बॉडी में वाटर भी नहीं जा रहा है, पानी भी नहीं जा रहा है। क्या लगता है आपको, उस भोजन से आपको एनर्जी मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस भोजन को ब्रेक डाउन किया जाएगा। ब्रेक डाउन का मतलब पचाया जाएगा, और पचाने में मदद कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, वाटर करेगा। तो केवल खाना खा लेने से एनर्जी नहीं मिलने वाला आपको, प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी में हवा भी जाना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन जाना चाहिए, और प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी में पानी भी जाना चाहिए। तब जाकर आपके फूड से एनर्जी भरपूर मात्रा में रिलीज होगा। कहानी समझ में आ रही है बात आपको? तो अब बताइए, जो हमने खाना खाया, उस खाने से जो एनर्जी हमको मिलता है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन हमारा तभी होगा जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आने का मतलब क्या है, ब्रीदिंग। इसीलिए हमने कहा था कि ब्रीदिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का पार्ट है। मतलब आप सांस नहीं लेंगे, सांस नहीं छोड़ेंगे, तो आपके बॉडी में भोजन केवल पड़ा का पड़ा रहेगा, आपको उससे एनर्जी मिलने वाला
नहीं है। तो आपके बॉडी में खाना केवल आ जाना बड़ी बात नहीं है। आप खाना खा रहे हैं केवल, ये बड़ी बात नहीं है। आप खाना खाइए ठीक है, लेकिन प्रॉपर मात्रा में आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी जाना चाहिए और वाटर भी जाना चाहिए, तब जाकर वो भोजन हमारा ब्रेक डाउन होगा, यानी कि डाइजेस्ट होगा, यानी कि पचेगा। और पचने से फिर क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन में, यानी कि भोजन से एनर्जी आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो आप देख रहे हैं रेस्पिरेशन में ऑटोमेटिक कौन सा प्रोसेस हमारा इंक्लूड हो गया? ब्रीदिंग का हो गया। तो ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग चीज है, लेकिन जो ब्रीदिंग है ना वो किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन में बेसिकली बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भोजन जो हमने खाया उस भोजन से एनर्जी का मिलना, भोजन से क्या मिल जाएगा आपको? एनर्जी मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहला जाएगा। लेकिन ये एनर्जी आपको तभी मिलेगा जब आपके बॉडी में हवा और पानी दोनों रहेगा तब। सिंपल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिएगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और तीसरा है एनएरोब्स। ये क्या है समझते हैं एक एक करके सभी के बारे में। पहले समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ध्यान से समझना है बस आपको। कहाँ पे? नीचे। ओह सॉरी माय मिस्टेक, एक पॉइंट छूट गया। ठीक है समझ गए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, द प्रोसेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो आपने, देखो होता क्या है ना हमारे बॉडी में, पूरा कहानी समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो खाना पहले क्या होता है पता है आपको? ब्रेक होता है। कहाँ पे? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ज़्यादातर तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका भोजन ब्रेक होता है, यानी कि पचता है। पचने के बाद वो सारा का सारा भोजन कहाँ चला जाता है? हर सेल के पास जाता है। सेल में जाने के बाद वहाँ पे क्या रिलीज होगा? भोजन से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। तो बताइए एनर्जी बना कहाँ पे? हमारा सेल में बना ना, इसी को कह देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बस मतलब जो आप खाना खाते हैं उस खाना का जो पचना होता है, मतलब जो खाना पचता है, जो ब्रेक डाउन होता है, जो डाइजेस्ट होता है खाना, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। और वो इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना केवल पचता है, ब्रेक डाउन होता है, उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद सारा भोजन हमारा कहाँ चल जाता है? हर एक सेल के पास चल जाता है। सेल में फिर जाने के बाद उस भोजन से क्या मिलेगा? एनर्जी बनेगा। लेकिन एनर्जी कब बनेगा? जब उसको हवा पानी मिलेगा तब। तो बताइए एनर्जी बन कहाँ पे रहा है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में या सेल में? सेल में। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो केवल हमारा भोजन ब्रेक हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, केवल पच रहा है, केवल छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है केवल। लेकिन हमारे बॉडी में एनर्जी बन कहाँ पे रहा है? सेल के अंदर बन रहा है। इसी को हम लोग कह देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो कोई पूछे यदि आपसे कि बताओ सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि हमारे स्टमक में, सॉरी स्टमक नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन केवल ब्रेक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? हर एक सेल के पास जाता है। फिर सेल को मिलता है पानी और हवा। उसके बाद फिर सेल के अंदर हमारे भोजन का कन्वर्जन होता है, किस में? एनर्जी में। मतलब कि वहीं पे फिर हमारा एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी बन कहाँ पे रहा है, ये बात ध्यान रखने वाली है। सेल के अंदर बन रहा है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एनर्जी का बनना। और कहाँ बन रहा है भाई? सेल में बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे फिर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। वही बात है जहाँ भी जो हमने कहा कि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो हमेशा कहाँ पे होगा? सेल के अंदर होगा। नाम से मालूम चल रहा है, मतलब कि जो एनर्जी बनेगा वो एनर्जी कहाँ पे बनेगा? सेल में बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बस आगे बढ़ते हैं। इन दी सेल दी फूड, यहाँ पे फूड को क्या बोला गया है? ग्लूकोज बोला गया है। तो आप ग्लूकोज बोलो फूड बोलो बात सेम ही है। तो इन दी सेल दी फूड यानी कि ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है। अब होता क्या हमारे सेल में? सेल में हमारा क्या पहुँच चुका है? भोजन पहुँच चुका है। उस भोजन को क्या मिलने वाला है? अब पानी मिलने वाला है। तो पानी और हवा के मदद से वो क्या कर देगा? भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा।
और रिलीज क्या करेगा फिर वो, कार्बन डाइऑक्साइड करेगा और थोड़ा सा वाटर भी रिलीज करता है वो। ठीक है, तो पूरा कहानी समझ में आया अब आपको। तो बस इतना सिंपल तरीके से याद रखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्ट होने के बाद यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने के बाद वो सारा फूड मटेरियल हमारा कहाँ चला जाता है, हर एक सेल के पास चला जाता है। ठीक है, अब हमारा सेल के पास भोजन पहुँच चुका है, उस सेल को जैसे ही थोड़ा सा हवा और पानी मिल जाएगा वो एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो सेल के अंदर हमारा एनर्जी बन रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सवाल है कि सर ठीक है, सेल के अंदर एनर्जी हमारा बन गया, हवा और पानी की मदद से सेल के अंदर एनर्जी बन गया, हमने इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल भी दिया। लेकिन एनर्जी के साथ और क्या बनेगा, एनर्जी के साथ दो चीज़ और बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाद में रिलीज करते हैं ना, छोड़ते हैं ना। एक चीज़ और बनता है, क्या, वाटर। वाटर क्या बनेगा, वाटर। हालांकि वाटर तो हम लोग बाहर से भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हल्का फल्का वाटर भी बनता है। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन चीज़ बनता है। पहला एनर्जी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर। वाटर हल्का कम बनता है क्योंकि वाटर तो हम लोग बाहर से ले लेते हैं ना, पानी जो आप पीते हैं, लेकिन वाटर भी वहाँ पे बनता है। तो ये कहानी समझ में आ गया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब सिंपल सा है, एनर्जी का बनना कहाँ पे बनता है, सेल के अंदर बनता है। ये हमारा कहलाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन इस प्रोसेस में हमारा दो चीज़ और बन जाता है एक्स्ट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है ना, ये तरीके से क्या, ये बोनस है ना। एनर्जी तो बनना ही था, एक्स्ट्रा क्या बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी से तुरंत बाहर निकाल देते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा होता है। वाटर भी तो बना था, तो तुरंत वाटर को क्यों नहीं छोड़ते हैं। जब हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हमारे बॉडी से वाटर निकलता है इतना देर के बाद, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग तुरंत बाहर निकाल देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला चीज़ है। मतलब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो बिल्कुल एक यूजफुल चीज़ नहीं है, बेकार चीज़ है। और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से यदि कार्बन डाइऑक्साइड आपने अंदर रखा, मतलब कि यदि आपके बॉडी के अंदर आप सांस रोक के रखे मुश्किल से 4-5 मिनट, तो 4-5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी इंसान का दम यहाँ पे 1 मिनट में टूट जा रहा है ना। तो उतना देर आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रहने का मतलब है आपका जान चला जाना। समझ में आ रही है बात अब। तो अब यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ जो गला दबाता है, आदमी गला दबाने की वजह से मरता है या कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय से बॉडी के अंदर रहने से मरता है, तो सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रखने से मरता है। हालांकि आप कर क्या रहे हैं, ना ऑक्सीजन को अंदर जाने दे रहे हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने दे रहे हैं। सुना रही है बात। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अचानक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 1 मिनट के अंदर इतना बढ़ जाएगा कि आपका जान अपने आप चल जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये चीज़ है, आपका गला कोई नहीं भी दबाए। बहुत लोगों को लगता है ना कि गला दबाते हैं तभी आदमी मरता है, नहीं। आप बस 2-3 मिनट अपना सांस रोक के रख लो, देखना मर जाओगे। मतलब ऐसा करना नहीं है, हम एग्जाम्पल बस आपको दे रहे हैं। तो आदमी का गला दबाने से मौत नहीं होता है, बल्कि होता क्या है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में इकट्ठा हो जाने के वजह से मौत होता है। समझ रही है बात, बस यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए थोड़ा समझते हैं। रेस्पिरेशन 3 प्रकार का होता है, 2-3 प्रकार का होता है, जिसमें आपने पहला पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन, अब आप पढ़ोगे एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब क्या, फूड। तो व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अभी तुरंत हमने पढ़ा ना कि सेल के पास भोजन जाएगा, लेकिन उस भोजन से एनर्जी तभी बनेगा जब उस सेल को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। सिंपल, तभी एनर्जी बनेगा हमारा। तो इसी को हम लोग कह देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर तो फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही लग रहा है। नहीं, सेम नहीं है, दोनों अलग है। हाँ, दोनों में बहुत कुछ सेम चीज़ है, लेकिन दोनों फिर भी अलग है। क्या अलग है, देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि एनर्जी जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, सेल के अंदर बनेगा, बस। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी बनेगा वो किसके मदद से बनेगा, ऑक्सीजन के मदद से बनेगा। सिंपल है। तो यदि ऑक्सीजन के मदद से एनर्जी बन रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो जैसे इसका एग्जांपल दीजिए फिर एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हमारा ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, ये सब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है। मतलब ये सब अपना एनर्जी बनाता है किसके मदद से? ऑक्सीजन के मदद से। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बिना ऑक्सीजन का मदद लेके भी, बिना ऑक्सीजन का हेल्प लेके भी एनर्जी बनता है। उसको हम लोग क्या बोल देंगे फिर? एन एरोबिक बोल देंगे। तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यानी कि फूड अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यदि आपके बॉडी में एनर्जी बन रहे हैं बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए तो इसको हम लोग बोल देंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल है कि सर क्या ये हमारे बॉडी में देखने को मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, इन सभी में क्या देखने को मिलेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन या एन एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारा बॉडी बिना ऑक्सीजन का कभी भी एनर्जी नहीं बना सकता। उसको एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? हमेशा ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी, मतलब सिंपल सा, तो छोटा पॉइंट हो गया यहाँ पे बात कि हमको एनर्जी कब मिलेगा? जब हमारा फूड ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, तभी तो एनर्जी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का मतलब सिंपल सा क्या? फूड, ठीक ना। तो हमारे बॉडी में एक्चुअली में होता क्या है, तो आप वो समझो। जब आप खाना खाते हैं, यहाँ पे ना प्रोसेस लिखा हुआ एक तरीके से कि हमारे बॉडी में एक्चुअली होता क्या है भोजन के साथ। तो आपने क्या खाया? ग्लूकोज खाया। ग्लूकोज मतलब क्या? फूड खाया आपने, और उस फूड को क्या आप देने वाले हैं बाहर से? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ग्लूकोज को यानी कि आप फूड को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो आपके बॉडी में क्या क्या बनने वाला है? 3 चीज़ हमने बोला था ना अभी। पहला क्या बनेगा? एनर्जी। दूसरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। हालांकि अरेंज क्या बात नहीं है यहाँ पे, एनर्जी वो मैंने नहीं है। आप पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बोल दो, वाटर को बाद में बोलो, एनर्जी को बाद में बोलो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बन तो रहा है ना 3 चीज़। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना का जो डाइजेशन है, वो पचना जो हो कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर वो भोजन जाएगा कहाँ? हमारे हर एक सेल के पास जाएगा। फिर जब सेल के पास हमारा भोजन तो पहुँच गया, सेल को और क्या चाहिए बाहर से एनर्जी बनाने के लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल जाएगा भोजन को, तो वो बनाएगा 3 चीज़, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर भी रिलीज करेगा। सिंपल है ना। बस आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते रोड पे इसे पूछ ले कि बताइए हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना से क्या क्या चीज़ हमारे बॉडी में बनता है, तो पहला तो भाई एनर्जी बनेगा, दूसरा कहाँ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा वाटर। फिर पूछे कि बताओ ये सब होगा कहाँ पे? सेल के अंदर होगा। फिर आप बोलोगे उसका नाम क्या देंगे? आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम देंगे। बोलेगा कि अच्छा इसमें ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। सिंपल है ना। बस आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एनएरोब्स। ये क्या होता है देखते हैं। एनएरोब्स देखो, ईस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये ईस्ट जो है ना, ईस्ट एक्चुअली में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। लेकिन ये है क्या? माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा वो तो ठीक है, बहुत छोटा है, हम लोग इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये है क्या? एक लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग थिंग है। इतना छोटा लिविंग थिंग है कि हम इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो देखो आप जरा इमेजिन करो, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सबको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहना है तो चाहिए। लेकिन यार ये भी तो एक लिविंग थिंग ही है। ईस्ट भी क्या है? एक लिविंग थिंग है। हाँ छोटा है वो ठीक है, नहीं देख पा रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन है तो लिविंग थिंग ना। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन इसमें ना कहानी अलग है। लिविंग थिंग होने के बावजूद भी ये बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव कर जाता है। सोचो, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा ना, फिर भी ये आराम से जिंदा रह लेता है। कितना विचित्र बात है, अजीब बात है। तो बताइए फिर, तो ईस्ट को हम लोग क्या कह देंगे? एनएरोब बोल देंगे। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के मदद से सर्वाइव कर जाए, मतलब जिसको ऑक्सीजन का जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देंगे? एनएरोब बोल देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल बताओ फिर एनएरोब का। ईस्ट। सिंपल है ना। तो बताइए
अब मेरा सवाल फिर से आपसे है कि ईस्ट एक लिविंग थिंग है, छोटा है वो अलग चीज़ है, लेकिन लिविंग थिंग है ना, ये बिना ऑक्सीजन का ही जिंदा रह लेता है। तो बताइए इसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनता होगा वो ऑक्सीजन के मदद से बनता होगा या बिना ऑक्सीजन के बनता होगा? जल्दी बताओ। बिना ऑक्सीजन का भाई। तो बताइए कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, एरोबिक या एनएरोबिक? एनएरोबिक। मतलब ये हुआ कि ईस्ट जो है बिना ऑक्सीजन का जिंदा भी रह लेता है और बिना ऑक्सीजन के मदद से ये अपना एनर्जी भी बना लेता है। तो बड़ा विचित्र प्राणी है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से बस आप इसको सुनते चलिए। देखो क्या है, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है या फिर होता ही नहीं है, तो आपका जो भोजन है ना वो ब्रेक हो जाता है दो चीज़ों में, पहला अल्कोहल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, देखो सिंपल से ध्यान रखना, हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन होगा तो तीन चीज़ बनेगा, हमने पढ़ा ना अभी, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अभी तुरंत पढ़ा हमने। लेकिन यदि आपके बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर है भी तो बहुत कम है, तो उस केस में आपके बॉडी में कितना चीज़ बनने वाला है? दो चीज़ बनने वाला है। क्या क्या? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज यानी कि फूड, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बन जाएगा बताइए फिर? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। मतलब एनर्जी यहाँ पे भी बनेगा लेकिन बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए। तो अब आपको दो पॉइंट याद दिलवाते हैं जल्दी फटाक से एकदम। यहाँ पे आपने अभी पढ़ा था ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि यदि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यदि आपके बॉडी में ऑक्सीजन है तो कितना चीज़ बनता था बताइए? तीन चीज़। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। सिंपल। अब हम लोग दूसरा केस ले लेते हैं, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो इसमें भी ना दो चीज़ सिमिलर है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी बनता था, इसमें भी बनेगा, एनर्जी इसमें भी बनता था, एनर्जी इसमें भी बनेगा। बस एक चीज़ यहाँ पे जो आपको अलग दिख रहा है वो वाटर के जगह पे अल्कोहल दिख रहा है। सिंपल है ना? तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन है मान लीजिए, तो क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये तो बनेगा ही बनेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे, आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनाएरोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आपको पता है हमारे बॉडी में ना एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है। कब? जब आप दौड़ते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, आपका सांस फूलता है। सांस फूलने का मतलब पता है क्या है? सांस फूलने का मतलब है कि आपको जिस हिसाब से ऑक्सीजन का ज़रूरत था उस हिसाब से आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, जिसलिए आपका सांस फूलने लगता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाओगे। जब आप दौड़ते हैं तो उस समय पे ना आपका बॉडी ज़्यादा काम कर रहा है, आप मेहनत का काम कर रहे हैं, तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। लेकिन आपके बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आपका सांस क्या होने लगता है? फूलने लगता है। तो जब आप दौड़ के रुकते हैं तो आपने कभी गौर किया है आप बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जल्दी जल्दी? ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने बॉडी में किसका पूर्ति करना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन का। तो जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई हार्ड काम कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में उस समय पे ऑक्सीजन का ज़रूरत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलने की वजह से हमारा सांस फूलने लगता है। तो बताइए उस केस में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उस केस में हमारे बॉडी में क्या होता है देखो, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी कब कब होता है? जब हम लोग कुछ भारी भरकम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग, बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं, बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, मतलब चलते हैं बहुत तेज़ी में,
फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत जिम में देखते होंगे ना आप लोग, वजन भी उठाते हैं लोग, वजन। द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी इज हाई, तो उस केस में आपके बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा ना। और ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ने का मतलब है आपके बॉडी में ज़्यादा किस चीज़ का मात्रा होना, ऑक्सीजन का मात्रा होना। मतलब जब भी आप कोई भारी भरकम काम करते हैं तो उसको करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का भी ज़रूरत पड़ेगा। और एनर्जी आपके बॉडी में ज़्यादा कब बनेगा, जब आपके बॉडी में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन हो। तो जब आप दौड़ते हैं ना तो उस समय पे आपके बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत क्या पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। तो ऑक्सीजन का आपके बॉडी में क्या होना चाहिए, फिर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या आपके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा मिल पाता है दौड़ने के वक्त, नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप दौड़ के रुकते हैं तो आपका सांस बहुत फूलता है और आप तेज़ी तेज़ी में सांस लेते हैं। क्यों, ताकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का कमी हुआ था दौड़ने के वक्त वो दोबारा क्या हो जाए, फटाक से पूरा हो जाए। समझ रही बात, और दोबारा हमारे बॉडी में उसी प्रकार का एनर्जी वापस आ जाए। यही चीज़ हमारे बॉडी में होता है। आगे बढ़े, तो जब भी आप दौड़ते हैं, यहाँ पे सवाल आता है कि ड्यूरिंग रनिंग हमारे बॉडी में क्या क्या देखने को मिलता है। तो सिंपल सा बताना है कि जब हम लोग दौड़ते हैं या फिर किसी प्रकार का हैवी काम करते हैं तो उस समय हमारे बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, और उस समय पे ऑक्सीजन का भी फिर ज़रूरत ज़्यादा पड़ रहा है। और ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता तो है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारा सांस फूलने लगता है और हम लोग तेज़ी में सांस लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन का जो कमी हुआ था हमारे बॉडी में वो जल्दी से पूरा कर लिया जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, एनर्जी का ज़रूरत तो ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कम होने की वजह से एनर्जी हमको ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो फिर आपके बॉडी में उस समय पे क्या होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब आपके बॉडी में रनिंग करने के बाद किस चीज़ का कमी है बताओ, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का कमी होना या फिर ऑक्सीजन का बिल्कुल भी ना होना क्या कहलाता है, कौन सा रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है। इसका मतलब है कि एनर्जी तो आपके बॉडी में बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्कोहल। सिंपल है, बस आगे बढ़ते हैं। फिर ग्लूकोज, तो इस केस में क्या होगा भाई, तो जब आपके बॉडी में एनर्जी का कमी होता है तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस का मतलब क्या, एब्सेंस का मतलब क्या, नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे भी आपने पढ़ा था बिल्कुल भी नहीं होना, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा था सेकेंड नंबर में। थर्ड में आप पढ़ रहे हैं एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है थोड़ा होना, ठीक है, थोड़ा होना। तो इस केस में क्या होगा, आपके बॉडी में बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। तो अब आपके सामने बताइए कितना केस आया, 3 केस आया। जब आपके बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन होगा तो आपके बॉडी में क्या क्या बनेगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब आपके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगा तो जब आपके बॉडी में, सॉरी माय मिस्टेक, एनर्जी नहीं, ऑक्सीजन पहले समझो। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरीके से होगा तो क्या क्या बनेगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा केस, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा तो क्या क्या बनेगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। तीसरा केस ले लेते हैं, जब आपके बॉडी में एनर्जी, ऑक्सीजन का मात्रा, सॉरी, अब जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा, एब्सेंस का मतलब क्या, कम रहना, तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये कब होगा बताओ, जब आप रनिंग करते हैं तब। सिंपल है, क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिल तो रहा होता है, लेकिन क्या उतना मिल रहा है जितना ज़रूरत है, नहीं। तो फिर बताइए हमारे बॉडी में क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनने वाला। मतलब एनर्जी बनता उस समय पे भी है, लेकिन एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको बनता है आपके बॉडी में वो क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तीनों चीज़। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दी क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनाएरोबिकली। अब एक बात आपने देखा होगा, जब आप दौड़ के वापस आते हैं तो आप देखते हैं आपका पैर का जो मसल है ना उसमें क्रैम्प होता है, मतलब खिंचावट आता है ना, मतलब थोड़ा सा पेन होता है, दर्द होता है, खिंचावट होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। आपके बॉडी में दौड़ने के वक्त क्या प्रोड्यूस हो चुका है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के वजह से ही आपके बॉडी में उस समय पे क्रैम्प नजर आता है। बॉडी में भी खास करके कहाँ पे, पैर में।
क्रैम्प मतलब एक खिंचावट लगता है, आपको एक दर्द महसूस होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी को जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत था उतना उसको मिल नहीं पाया, जिसके वजह से आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, और लैक्टिक एसिड के वजह से ही क्या हुआ, आपके बॉडी में यानी कि आपके पैर में पेन हुआ, मतलब कि दर्द हुआ। ठीक है ना। आगे, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प। तो लगातार लंबे समय से आप दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, तो आपके बॉडी में लगातार क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से आपका बिल्कुल पैर जो है दर्द करने लगता है, उसमें क्रैम्प आ जाता है, एक खिंचावट महसूस होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने पैर को दोबारा नॉर्मल करने के लिए गर्म पानी से सेकते हैं, या फिर एक मसाज करते हैं, या फिर कुछ देर के बाद आप देखोगे वो दोबारा नॉर्मल अपने आप भी हो जाता है ना। तो ये चीज़ हम लोग उसको वापस करने के लिए करते हैं। अच्छा, गर्म पानी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं या फिर मसाज क्यों करते हैं? तो हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो गर्म पानी क्या करता है या फिर मसाज क्या करता है, आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में अच्छा से ऑक्सीजन फिर जाना चालू हो जाएगा। यदि आप इतना नहीं करते हैं तो आप क्या करो, दौड़ के आओ और चुपचाप कुछ देर के लिए चुपचाप आराम से बैठ जाओ। आप देखोगे कुछ देर के बाद आपके पैर का दर्द अपने आप भी ख़त्म हो जाता है। ठीक ना। उसके बाद यदि और भी ना हो दर्द, ठीक, तो फिर आप जाके गर्म पानी से पैर को सेक लो या फिर गर्म पानी से नहा लो, आपके पूरे बॉडी का दर्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि गर्म पानी क्या करता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मतलब ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। तो जब आप गर्म पानी का सेवन करेंगे तो आपके सेल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और फिर आपके बॉडी में जैसा नॉर्मल था आपका पहले बॉडी, वैसे दोबारा हो जाएगा। ठीक है, आगे, द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपके बॉडी में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया था, गर्म पानी का सेवन करने से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा आपके बॉडी में, और ज़्यादा ऑक्सीजन आने की वजह से जो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में फॉर्म हो गया था, जो लैक्टिक एसिड आपके बॉडी में बना था, उसको वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, और आपके बॉडी के तरीके से दर्द भी खत्म हो जाएगा। सिंपल है ना, आप कहानी समझ आ गया। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है काफ़ी लंबा टॉपिक था, बस इस टॉपिक में हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं, क्या, प्रॉपर रिवीजन। और इसमें आपने गौर किया होगा इस पूरे टॉपिक में 3 ही चीज़ के बारे में बात हुआ डिटेल में। क्या, कि जब आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो क्या होगा, जब आपके बॉडी को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा तो क्या होगा, जब आपके बॉडी को हल्का ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो क्या होगा। तीनों कहानी समझ में आ गया आपको। ये तीनों बस आपको रिवाइज करके अच्छी तरीके से आना है, तीनों हमने अच्छी तरीके से आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में टॉपिक जो हमारा होगा ब्रीदिंग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक होगा हमारा जिसका नाम है ब्रीदिंग। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने मात्र ये समझा था कि हमारा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर होने वाला है और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लोग समझ लेंगे और इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है। देखिए, चैप्टर था हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का हमने पहले मतलब समझाया था आपको। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन से जो एनर्जी मिलता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलेगा, सारे लिविंग थिंग में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हो, सभी में रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसमें हालांकि बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको ध्यान में रखना है, जो हमने आपको बताया था। थोड़ा सा हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने आपको ये बताया था कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि जो एनर्जी बनता है वो कहाँ पे बनता है, सेल में बनता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक ना। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया कि जो रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के हेल्प से, मतलब सिंपल सा, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के हेल्प से हो
उस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते थे, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, सिंपल है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपने ये समझा कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो एनर्जी हमारा बनता है वो सेल के अंदर बनता है, तो वो हो गया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने ये समझा कि जो रेस्पिरेशन होगा यानी कि जो एनर्जी बनेगा, यदि वो ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, सिंपल। उसके बाद फिर आपने पढ़ा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन यानी कि जो एनर्जी बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के ही बन जाए, उसको हम लोग बोल देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या क्या बनेगा, किसका क्या 3 तरीका था वो हम लोग पढ़े थे। पहले में आपने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज यानी कि फूड, ग्लूकोज का मतलब क्या बताया था हमने, फूड, यानी कि फूड से यदि एनर्जी बन रहा है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यदि ऑक्सीजन के मदद से एनर्जी बन रहा है तो क्या क्या बनता था, याद है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, याद है आपको। मतलब जब हमारे बॉडी में एनर्जी बनता था और यदि उस एनर्जी बनने के दौरान ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है तो 3 चीज़ बनता था। मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि एनर्जी बनता था, फूड यदि हमारा ब्रेकडाउन होता था उससे जो एनर्जी बनता था, तो 3 चीज़ बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, एनएरोब्स, याद है किसी को। एनएरोब्स का ये था कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन का भी जिंदा रह लेता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनएरोब्स। ये एग्जाम्पल क्या था इसका, ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं भी दोगे ना तो भी वो आराम से जीवित रह जाएगा, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं एनएरोब्स। तो खैर हमारा मेन काम क्या है, मेन काम पहला आपने यहाँ पे समझा कि यदि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के मदद से हो रहा है, यानी कि फूड से एनर्जी जो बन रहा है यदि वो ऑक्सीजन के हेल्प से बन रहा है तो हम उसको कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। उसके बाद आपने दूसरा वाला क्या पढ़ा था, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसमें क्या देखा था आपने, जब आपके बॉडी में एनर्जी बने लेकिन ऑक्सीजन का बिना इस्तेमाल किए तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या क्या बनेगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये हमने पढ़ा था। तीसरा फिर क्या पढ़ा था आपने, तीसरा आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है ना वो कम रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं लेकिन कम रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, तो जब हमारा फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के कमी के वजह से हो तो उस केस में 2 चीज़ बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ये वाला प्रोसेस हमारा कब होता है, ये हमने आपको बताया था कि जब हम लोग कोई हार्ड काम करते हैं जैसे रनिंग, है ना, स्विमिंग, इस प्रकार के कामों को करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। मतलब ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी दिखता है। और कमी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी तो बनता है लेकिन एक लैक्टिक एसिड भी क्रिएट हो जाता है। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है बताया था हमने आपको, आपके बॉडी में पेन और ख़ास करके पैरों में क्रैम्प आ जाता है, खिंचावट आता है, लगता है कोई खींच रहा है। किसके वजह से हुआ, ये लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ। तो ये 3 मेन बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि पढ़ा हमने बहुत कुछ था लेकिन ये 3 हमारा मेन चीज़ था इस टॉपिक का जो कि आपको याद रखना है। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक का। टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग। यहाँ ये छोटा टॉपिक है तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। ब्रीदिंग देखो क्या है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल सा क्या है, ब्रीदिंग का देखो मतलब आप खुद भी पढ़ोगे समझ में आएगा आपको, 2-3 बार पढ़ोगे तो। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जब आप हवा ले रहे हैं उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए, ठीक। और जब आप हवा छोड़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे ब्रीदिंग, बस। इन अदर वर्ड आप इसको सिंपली और कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी से बाहर जाना, यही कहलाता है ब्रीदिंग। सिंपल है। अच्छा, क्या ये अपने आप होता है क्या,
नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के मदद से होगा। मतलब हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कई सारे ऑर्गन हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा वही है। इसमें हमारे नोज भी काम करते हैं, विंड पाइप काम करता है, लंग्स काम करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के हमारे इसमें ऑर्गन प्रेजेंट हैं, वो सब अच्छे से काम करता है, तब हमारे बॉडी में अच्छे से ब्रीदिंग हो पाता है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब आप क्या समझोगे? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी आप बोलो सब सही है, यही हमारा ब्रीदिंग कहलाता है बस। अच्छा, यदि मैं आपसे एक बात और पूछूं, क्या ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमने आपको पहले क्लास में कहा था कि ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है आपने जो भोजन खाया है उस भोजन से क्या बनना, एनर्जी बनना, तो वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल सांस का लेना और सांस का छोड़ना, लेकिन ब्रीदिंग जो है वो किसका पार्ट हो जाता है? एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें इनहेलेशन क्या है? बहुत सिंपल है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन का सिंपल सा मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना, बस इसी को हम कहेंगे इनहेलेशन, ठीक ना। उसके बाद फिर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना इनहेलेशन कहलाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर आना फिर क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज एक्सहेलेशन। मतलब जब आप सांस लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर मेनली जाता क्या है? हवा जाता है, लेकिन उस हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए। और जब आप हवा छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसका होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए। सिंपल है, आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, बस। इसी को यदि हम अलग अलग बात करें तो इनहेलेशन का मतलब हुआ केवल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जाना, इनहेलेशन कहलाएगा। और एक्सहेलेशन का मतलब हो जाएगा बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, सिंपल। तो ये हो गया हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। कई लोग इसको इनहेल और एक्सहेल भी बोलते हैं, सेम ही चीज़ है। इनहेल मतलब ऑक्सीजन लेना और एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बाहर निकालना, बस हो गया। इतना ही इसमें है और कुछ नहीं है। आगे, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो ब्रीदिंग का सिस्टम है हमारा, ये पूरा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका लाइफ है। एक बार लाइफ आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका डेथ हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रीदिंग सिस्टम कम्प्लीटली रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक ना। इसलिए आप देखते हैं जब इंसान मरता है, मतलब अचानक यदि उसका डेथ हो जाता है तो हम लोग पहले क्या चेक करते हैं? उसका सांस चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा, या फिर उसका नर्व चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। क्यों? क्योंकि सांस लेना ये दिखाता है कि अभी आप जिंदा हैं। सांस आपका बंद हो गया मतलब आपका डेथ हो चुका है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके बॉडी में लगातार चलता रहता है जब तक आपका लाइफ है तब। अच्छा, केवल ब्रीदिंग ही क्या? नहीं, बाकी सारा चीज़ भी आपके बॉडी में तभी तक चलेगा जब तक कि आप जीवित हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ का बात है। हार्ट, लंग, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सब कुछ जब तक आपका लाइफ है तभी तक ये अच्छे से काम करेगा। लाइफ ख़त्म तो ये सब का काम भी ख़त्म हो जाता है, फिर ये केवल आपके बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आगे है हमारा फिर ब्रीदिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट का मतलब हुआ कि एक मिनट में कितना बार आप ब्रीद करते हैं। ब्रीद मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। तो एक बार आपने सांस लिया और एक बार आपने सांस छोड़ दिया, ये कितना काउंट होगा? एक काउंट होगा, 1। फिर आप सांस लेंगे फिर सांस छोड़ेंगे तो ये 2 काउंट होगा, फिर सांस लेंगे फिर सांस छोड़ेंगे तो 3 काउंट होगा। तो एक मिनट में आप कितना बार सांस ले रहे हैं, कितना बार छोड़ रहे हैं सांस को, यही हमारा कहलाएगा ब्रीदिंग रेट, है ना। इसीलिए आप देखते हैं जब हम लोग दौड़ते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उस समय पे हमारा ब्रीदिंग रेट कई गुना ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फटाफट सांस लेते हैं, फटाफट छोड़ते हैं। इसके पीछे कारण मात्र एक है। क्या कारण है? कि आपके बॉडी में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है।
इसीलिए हम फटाफट उस ऑक्सीजन का पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, फटाफट ऑक्सीजन ले रहे हैं और फटाफट ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, इसीलिए आप उतना जल्दी हाफने लगते हैं, आपका दम फूलने लगता है, ठीक ना। तो ब्रीदिंग रेट का सिंपल सा मतलब वो कि 1 मिनट में कितनी बार आप सांस ले रहे हैं और कितनी बार आप सांस छोड़ रहे हैं, ये हमारा ब्रीदिंग रेट हो गया। आगे, अ ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, मतलब एक बार सांस लेना है और एक बार सांस छोड़ना है, तो फिर आपका ये काउंट होगा 1। बहुत लोग समझते हैं कि नहीं, अच्छा सांस ले लिया मतलब 1, सांस छोड़ दिया मतलब 2 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता ये काउंट। काउंट कैसे होगा, एक बार सांस लिया आपने और फिर छोड़ा तो कितना काउंट होगा, 1, फिर सांस लेंगे फिर छोड़ेंगे तो काउंट होगा 2, ठीक ना। बस ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ब्रीदिंग टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट होगा हमारा हाउ डू वी ब्रीथ, यानी कि हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं और किस तरीके से हम लोग सांस छोड़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे हम लोग छोड़ते हैं अपने सांसों को, वही हम लोग इसमें डिटेल में जानने वाले हैं। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं। यदि आपके सामने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है तो उसको अपने सामने रखिएगा, यदि नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उस बुक में भी ये पिक्चर दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी आप इसको खोल कर रखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हम लोग पिक्चर के थ्रू समझने वाले हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, उस समय पे पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम लोग सांस लेते हैं और कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो A to Z हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक को खास करके आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि डायग्राम आपके सामने रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान भी है। तो एकदम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ देखिए, व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या होता है, नॉस्ट्रिल का सिंपल सा मतलब है आपका ये दोनों नाक का जो होल है ना, इसको हम लोग नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा है वो किधर से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नाक से जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हेन वी इनहेल एयर, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नसल कैविटी। ओके, सिंपल। तो सांस हम लोग लेते हैं नाक से, और ये जो नाक में 2 होल आपको दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोल देते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोल देते हैं। ओके, और एक बार यदि हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर हवा चला गया तो फिर वो आ जाता है नसल पैसेज में। नसल पैसेज का मतलब हो गया ये वाला पार्ट जो कि नाक के पीछे वाला पार्ट है ना, नाक के पीछे जो रास्ता आपको दिख रहा होगा, नाक के पीछे ये वाला जो पार्ट है वो हमारा नसल पैसेज कहलाता है। ओके, समझ में आ रही है बात, नसल पैसेज बोलो नसल कैविटी बोलो, बात सेम है। आगे बढ़े तो सबसे पहला चीज़ क्या समझना है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा है वो हमारे नॉस्ट्रिल से यानी कि नाक से होते हुए नसल पैसेज या फिर आप उसको नसल कैविटी भी बोल सकते हैं, उसमें चला जाता है। ठीक है, सिंपल सा पिक्चर में देखो, आपने नाक से सांस लिया और वो हमारे नाक के पीछे चला गया, पीछे वाले रास्ते पे चला गया। उसके बाद फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। उसके बाद हवा हमारा नाक के नीचे आएगा और नीचे हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है विंड पाइप। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल एक ट्यूब जैसा, वो आपका विंड पाइप कहलाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो पहली बात, हवा कहाँ आया, हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक में। नाक के बाद हवा कहाँ चला गया, हमारे नाक के पीछे वाले रास्ते पे, जिसको हमने क्या नाम दिया है, नसल पैसेज। ओके, नसल पैसेज या फिर नसल कैविटी, आप दोनों बोलो, सही है। उसके बाद हवा हमारा आ जाएगा कहाँ पे, विंड पाइप में। ठीक, मतलब कि ये ट्यूब वाले रास्ते में। और विंड पाइप के बाद हमारा हवा कहाँ जाएगा, लंग्स में। ओके, 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। तो आपका जो विंड पाइप में जब हवा आता है, विंड पाइप से ही हमारा हवा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। ठीक है, आगे लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का मतलब हो गया सिंपल सा, चेस्ट वाला जो हमारा एरिया है, जो खाली जगह होता है, वहीं पे आपका लंग्स प्रेजेंट है। ओके, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। और ये जो आपका
कैविटी है, यानी कि जो खाली स्पेस है जहाँ पे आपका लंग है, उसके ऊपर रिब्स है। रिब्स का मतलब रिब हड्डी का नाम है, जिसको आप टच करोगे अपने चेस्ट के नीचे तो आपको अलग अलग प्रकार के हड्डी नजर आएंगे, पिंजड़ा के जैसा। इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं असल में। तो ये पिंजड़ा जैसा है ना। तो सिंपल सा समझो, आपका हवा नाक से होते हुए नसल पैसेज में आया, नसल पैसेज के बाद फिर वो विंड पाइप में आया, विंड पाइप के बाद फिर वो कहाँ चला गया, दोनों लंग्स में चले गए। ओके, अब बात करें लंग्स का, तो लंग्स कहाँ प्रेजेंट है आपका, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट में जो खाली स्पेस है वहाँ पे आपका लंग आराम से रखा हुआ है, और लंग के ऊपर आपका एक पिंजड़ा है, मतलब हड्डी का पिंजड़ा है, और उस हड्डी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हड्डी का नाम है रीब। और वो रीब क्या करता है, एक पिंजड़ा बनाता है, तो उस पिंजरे को क्या नाम दे देते हैं, रीब केज। केज का मतलब होता है पिंजड़ा, लेकिन वो पिंजड़ा किस चीज़ का बना हुआ है, रीब का बना हुआ, मतलब रीब हड्डी का नाम है, उससे बना हुआ है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रीब केज। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रीब और रीब केज सेम होता है, नहीं। रीब हड्डी का नाम है, जो आप यहाँ पे टच करोगे चेस्ट के बगल में तो हड्डी आपको नजर आएगा, तो वो आपका रीब है। लेकिन वो जो पिंजड़े के जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आपका लंग्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, एकदम शांति से पड़ा हुआ है, उस पिंजड़े को हम लोग बोल देते हैं रीब केज। ठीक है ना, सिंपल रहेगा, याद रहेगा। तो आपका अंदर है पहले क्या, लंग, लंग के ऊपर है आपका कौन सा हड्डी, रिब, और ये सारे रिब हड्डी मिल के क्या कर रहे हैं, एक पिंजड़ा बना रहा है, ऊपर में फिर नीचे में फिर नीचे में फिर नीचे में फिर नीचे में, इस तरीके से पिंजड़ा बन रहा है। तो इस पिंजड़े को हम लोग कह देते हैं रिब केज। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारे बॉडी में जो लंग है वो कहाँ है, तो रिब केज के अंदर है। रिब केज क्या करता है फिर बताओ, अच्छा ये हड्डी हमारे यहाँ पे है क्यों, इसका क्या यूज है, बिल्कुल ये लंग्स को बचा के रखता है। जैसे लंग आपका इतना नाजुक ऑर्गन है, इतना सॉफ्ट ऑर्गन है, यदि गलती से इसके ऊपर कोई थोड़ा सा मार दे आपको जोर से, तो आप यकीन मानो आपका जान चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे रिब है तो वो उसको सह लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझ आ रही है बात। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि यदि हल्का सा भी लंग में दिक्कत आ गया तो कितना ज़्यादा समस्या होता है ना। तो बस, तो रिब केज का क्या काम है, आपके लंग्स को बचा के रखता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं, तो आपका जो रिब केज है वो भी फूलता और पिचकता है। ठीक, तो रिब केज मतलब ये जो आपका हड्डी है, जो पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर है, आप इसको टच करेंगे तो आपको समझ में ये वाला पिंजड़ा का स्ट्रक्चर, ठीक ना। तो जब आप सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो आपका रिब केज यानी कि जो पिंजड़ा वाला स्ट्रक्चर है वो फैलता है और सिकुड़ता भी है। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है, डायफ्राम का मूवमेंट। आप देखो नीचे ना एक पॉइंट लिखा होगा, ये वाला जो मसल है चेस्ट के नीचे, वो डायफ्राम कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है। आगे बढ़े, तो डायफ्राम कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है, इसके बारे में समझो। देखो, ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब जब आप सांस लेते हैं, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जब आप सांस लेते हैं तो जो आपका रिब है यानी कि जो ये हड्डी है वो बाहर निकलता है, मतलब वो फैलता है, फूलता है, हाँ हड्डी। और जो आपका डायफ्राम है वो आपके बॉडी के मतलब कि चेस्ट के और नीचे चल जाता है। आप सिंपली सांस लेते हैं जब जोर से, तो जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट है ना, मतलब कि जो आपका रिब है वो आपका फैलता है, बाहर की ओर निकलता है। और जब आप सांस ले रहे होते हैं तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे जाता है, कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और जब सांस छोड़ेंगे तो इसी का बस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स। अच्छा पहले तो और समझो फिर आगे बात करेंगे। तो जब हमारे बॉडी में ये होता है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो दो चीज़ होगा। पहला, आपका जो रिब है यानी कि जो आपका चेस्ट है वो बाहर की ओर फूलेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपका जो डायफ्राम है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, यहाँ पर जो चेस्ट फूल रहा है आपका, ये क्या दिखा रहा है, चेस्ट फूलने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर भर पाएंगे, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर आएगा आपके लिए उतना बेनिफिट है ना। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है, यानी कि हमारा जो रिब है, जो हड्डी है वो बाहर की ओर निकलता है, ऐसा क्यों, तो सिंपल सा बताना, ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारे चेस्ट का एरिया बढ़ सके
लंग्स हमारा आसानी से क्या कर सके, एक्सपैंड कर सके, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर वो भर सके, ठीक है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है ना। क्या लिखा हुआ देखो, द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर, और जब ऐसा होगा तो हमारा जो लंग्स है वो हवा से भर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन से भर जाएगा। अगला, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, जो रिब्स पहले फूल गया था सांस लेने की वजह से, अब वो क्या हो जाएगा, दोबारा पिचक जाएगा, मतलब दोबारा वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, मूव डाउन इनवर्ड्स, वाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, और जो डायफ्राम नीचे चला गया था वो कहाँ चला जाएगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा, मतलब अपने दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। सिंपल है। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड इज एयर पुश्ड आउट ऑफ द लंग, इससे क्या होगा, आपका जो चेस्ट का साइज है वो घट जाएगा, और घटने के वजह से सारा हवा आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हवा निकल रहा है मतलब क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो पूरा कहानी एक बार में समझा देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। देखिए एकदम देखो, आपके सामने बस डायग्राम रखना, जो जो पॉइंट हम बताते जाएंगे उसको बस यहाँ पे देखते चलना, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला प्रोसेस समझो, एकदम A to Z समझा रहे शुरू से। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल यानी कि नाकों से होते हुए हमारा हवा आता है पहले नेसल पैसेज में। तो पहली बार हवा आएगा हमारे नाक में, नाक के बाद हवा कहाँ जाएगा, नॉस्ट्रिल में जाएगा, सॉरी नसल पैसेज में जाएगा। नसल पैसेज के बाद फिर हवा कहाँ जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। विंड पाइप के बाद कहाँ जाएगा, लंग में जाएगा। दो लंग हमारे पास है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो दोनों लंग में हमारा हवा चला जाएगा। कहानी समझ में आ गया। अब उसके बाद कुछ और बातें समझ लेते हैं। लंग जो है ना वो हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब चेस्ट हमारा बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो खाली स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी मतलब चेस्ट में जो स्पेस है उसमें हमारा लंग पड़ा हुआ आराम से, और लंग के ऊपर हड्डियों का एक पिंजड़ा है, उस हड्डी का नाम है रीब, और वो जो पिंजड़ा बना रहा है हर हड्डी मिलके, उस पिंजड़ा का नाम क्या हम लोग दे देते हैं, रिब केज। उसी के अंदर हमारा दोनों लंग बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है। अब बात है कि सर जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो भी ध्यान रखना चाहिए आपको। जब आप सांस लेते हैं तो उस केस में आपका जो रिब केज है यानी कि जो आपका चेस्ट है वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। क्यों, ताकि हमारे लंग्स को फैलने के लिए एनफ स्पेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जगह मिल सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ऑक्सीजन को भर सके, हमारे बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। और इस केस में फिर डायफ्राम का क्या हाल होगा भाई, डायफ्राम हमारे चेस्ट के नीचे चल जाता है। नीचे जाने का मतलब है आपका पेट फूल जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट भी एक्सपेंड करता है, और पेट एक्सपेंड करने का मतलब है कि ऊपर से नीचे कौन आ गया, डायफ्राम आ गया, जो आपके पेट को भी फुला दिया। सिंपल। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका जो चेस्ट पहले फुला हुआ था वो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब वो सिकुड़ जाएगा, पिचक जाएगा, और जो डायफ्राम आपका नीचे चला गया था वो दोबारा ऊपर आ जाएगा और आपका पेट फिर से पिचक जाएगा। तो ये हमारा पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है जब तक आप सांस लेंगे तब तक। और जब हम लोग जब छोड़ेंगे तो क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें 2 ही पॉइंट है, उसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हमने ये तो समझ लिया कि हम लोग क्या सांस लेते हैं। सांस जब हम लोग ले रहे होते हैं तो क्या ले रहे होते हैं, एक्चुअली में ऑक्सीजन। अब सवाल है कि जब हम लोग सांस छोड़ रहे होते हैं तो क्या छोड़ रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वी इनहेल और एक्सहेल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिंपल समझो, जब हम लोग सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे सांस हमारे, मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत सारे गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल कौन है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से कई सारे गैसेस बाहर निकल रहे होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ फिर हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारे चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन हम लोगों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से कई सारी चीज़ें बाहर आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं कि लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुछ और भी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा होता है, कुछ और भी गैसेस जा रहे होते हैं और कुछ और भी गैसेस हमारे बॉडी से बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है सांस लेने वक्त और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है सांस छोड़ते वक्त, तो हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं कि हाँ भाई सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हकीकत क्या है कि कई सारे गैसेस आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और कई सारे गैसेस आपके बॉडी से
बाहर भी निकलते हैं। लेकिन ज़्यादातर संख्या किसका है? दो ही चीज़ का। ज़्यादातर संख्या किस चीज़ का? दो चीज़ का। मतलब ज़्यादा जाएगा ऑक्सीजन और ज़्यादा बाहर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। वही बात है हमने जो कहा भाई आपको कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारे गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। उसी तरीके से जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा होता है बहुत सारा गैसेस, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो ज़्यादा निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहानी समझ आ गया? बस इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होगा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? ह्यूमन बींग्स के बारे में बात किया। अब हम लोग थोड़ा सा एनिमल के बारे में ही बात कर लेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग तो एनिमल में भी होता है भाई, जानवर भी तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा अपने ह्यूमन बींग में ब्रीदिंग कैसा होता है ना, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक था ना, हाउ डू वी ब्रीथ, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम ह्यूमन बींग किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, यानी कि कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ह्यूमन बींग के बारे में हमारा पूरा कहानी हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। दूसरे प्रकार के एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग हमारा होता है। ह्यूमन बींग के बारे में तो समझ चुके हैं हम लोग, लेकिन अब आप समझते हैं थोड़ा सा अदर एनिमल में ब्रीदिंग कैसे होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गॉड्स, फ्रॉग्स, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings। जैसे यहाँ पे जो हमने अभी एग्जांपल लिए हैं कुछ जानवरों के, इनके पास ना लंग होता है, चेस्ट कैविटी भी होता है। मतलब जैसा हमारा ह्यूमन बींग में सिस्टम चलता है वैसा ये चीज़ इसमें भी देखने को मिलता है। तो आप इसमें ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमारे बॉडी के साथ होता है वही चीज़ इनके साथ भी होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, तो जिसमें अलग तरीके से होता है उसको हम लोग यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए कि यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारे जो एलिफेंट है, मतलब जो एलिफेंट है उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है, तो सिंपल सा प्रोसेस आपको वही वाला बता देना है जो कि प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता है ना। हमारे बॉडी में क्या देखा था हमने कि सबसे पहला जो हमारा एयर है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए आता है नसल पैसेज में। नसल पैसेज के बाद फिर हमारा वो हवा कहाँ चल जाता है? विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप के बाद फिर वो लंग्स में जाता है। तो ये हमारे ह्यूमन बींग का सिस्टम था। तो सेम चीज़ जानवरों में भी होगा, जैसे एलिफेंट, लायन, कॉज, गॉड, फ्रॉग्स, इन प्रकार के जो एनिमल हैं इनमें भी सेम चीज़ होता है, सेम तरीके से चलता है हमारा। तो हमारे ह्यूमन बींग में और इन प्रकार के जानवरों में क्या ब्रीदिंग में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, सेम है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स और कुछ मतलब कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं, इंसेक्ट हैं, जिनमें थोड़ा सा अलग हो जाता है ब्रीदिंग। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ इसमें समझिए, स्पैरकल्स क्या होता है। देखो, अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स। जब आप कॉकरोच को देखेंगे ना, हालांकि ये कॉकरोच का पिक्चर नहीं है, ध्यान रहे, ये किस चीज़ का पिक्चर है आपके सामने? ये हाउस फ्लाई का, याद आ रहा आपको? कॉकरोच ये नहीं है आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये कॉकरोच नहीं है, ये क्या है? हाउस फ्लाई है। ओके, लेकिन दोनों में जो है ना हमारा एक ही तरीके से ब्रीदिंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, ठीक ना। तो कॉकरोच के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें जो आपका हाउस फ्लाई है उसमें हमारा सेम चीज़ चलेगा जिसे कॉकरोच में चलता है। तो जिस प्रकार का ब्रीदिंग कॉकरोच में होगा उसी प्रकार का ब्रीदिंग का सिस्टम किस में होगा? हमारे हाउस फ्लाई में भी होगा।
तो दोनों का आप सेम समझेंगे और यहाँ पे भी आपका सेम डायग्राम कॉकरोच का भी आ सकता है, ठीक ना। तो होता क्या है ना, बेसिकली जब आप एक हाउस फ्लाई को या फिर आप एक कॉकरोच को देखेंगे ध्यान से, तो उसका जो बॉडी होता है, बॉडी के दोनों साइड एक छोटा सा ओपनिंग होता है, मतलब छोटा सा खाली स्पेस होता है। उसी खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं स्पेरिकल्स। तो बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट बॉडी। एक कॉकरोच का बात करो या फिर आप एक हाउस फ्लाई का बात करो, दोनों के बॉडी के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक छोटा सा ओपनिंग होता है। ओपनिंग मतलब छोटा सा खुला हुआ इलाका आपको दिखेगा। उसी छोटे से खुले हुए स्पेस को हम लोग बोल देते हैं स्पेरिकल्स। क्या बोलेंगे उसको आप? स्पेरिकल्स बोलेंगे। ओके। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया भी बोलते हैं इसको बहुत लोग, फॉर गैस एक्सचेंज। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा हाउस फ्लाई है। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे, आपके बुक में भी होगा, यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ना अंदर ही अंदर बहुत सारे हड्डियों का ना एक कॉम्बिनेशन दिखेगा। दिख रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे के सारे हड्डी आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो यही हमारा कहलाता है ट्रेकिया, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस के एक्सचेंज में। मतलब इसको सांस लेने में और सांस छोड़ने में यही हड्डी इसका मदद करता है। हालांकि ये हड्डी नहीं होता, मतलब ये बोन नहीं होता है, लेकिन बोन के जैसा ही दिखता है ना। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस किया हुआ है, ऐसे है, फिर इस तरीके से है, क्रॉस किया हुआ है। तो हमारे बॉडी में लंग्स काम करता है। ये चीज़, गैस का लेन देन कौन करता है हमारे बॉडी में? लंग्स करता है। लेकिन कॉकरोच में, हाउस फ्लाई में वो ट्रेकिया करता है। ओके। तो यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ आ गया ना, पहला आ गया स्पेरिकल और दूसरा आ गया ट्रेकिया। तो स्पेरिकल बेसिकली क्या है? स्पेरिकल हमारा बेसिकली हाउस फ्लाई या फिर कॉकरोच के बॉडी के दोनों साइड छोटा सा ओपनिंग होता है, मतलब खुला इलाका होता है, उसी को हम लोग स्पेरिकल बोलते हैं। और ट्रेकिया का मतलब हो गया वो स्ट्रक्चर बॉडी का, वो अंदर का पार्ट जो कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई को सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद करेगा। ओके। मतलब इस पे सांस लेने और सांस छोड़ने में इन प्रकार के इंसेक्ट में कौन काम करता है? ट्रेकिया करता है। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग का बात करें या फिर जानवरों का बात करें, हाथी वगैरह, तो इसमें लंग काम करता है हमारा, है ना। बस यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन रीच एयर रसेस थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो होता कैसे है? वो जो छोटा सा खुला इलाका था बॉडी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में, उसको हमने क्या बोला था? स्पेरिकल बोला था। तो हवा जाता है उसी एरिया से, स्पेरिकल से। हवा गया बॉडी के अंदर कहाँ से? स्पेरिकल से। जो खुला वाला इलाका था लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जो खुला पोर्शन था ना, ओपनिंग, उससे एयर गया बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके हमारा एयर कहाँ चला गया? ट्रेकिया के अंदर चला गया। मतलब ये जो आपको इतने सारे बोन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसमें चला गया हमारा एयर। उसके बाद एयर चला जाता है हर एक टिश्यू के पास, मतलब हर एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट तक आराम से चला जाता है। उसके बाद फिर आपके कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई के पूरे बॉडी तक आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इस तरीके से इसमें होता है। हमारे ह्यूमन बींग में क्या था? हमारे ह्यूमन बींग में सिंपल सा आपने और नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन लिया, वो गया नसल पैसेज में, नसल पैसेज के बाद विंड पाइप में, और विंड पाइप के बाद फिर लंग में चला गया। ये हमारा था सिस्टम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है? सबसे पहला बात, ऑक्सीजन यानी कि हवा किधर से जाएगा? स्पेरिकल से जाएगा बॉडी के अंदर, जो ओपनिंग था लेफ्ट साइड और राइट साइड में। हवा एक बार अंदर जाने के बाद कहाँ चला गया? फिर ट्रेकियल ट्यूब में चला गया। मतलब ये जो आप हड्डी देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर, उसमें चला गया। उसमें जाने के बाद फिर कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई के पूरे बॉडी पार्ट तक हमारा ऑक्सीजन फैल जाएगा, पहुंच जाएगा। उसको ऑक्सीजन मिल गया हर एक बॉडी पार्ट को। इस तरीके से हमारा कॉकरोच में पूरा काम चलता है। समझ में आया बात? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी सेल्स गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स। अब जिस रास्ते से ऑक्सीजन हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा था, उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई में ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर से बाहर निकलना कैसे होता है, तो सिंपल से बताइएगा।
कि बॉडी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो ओपनिंग होता है, यानी कि दो खुला जगह होता है। उस ओपनिंग को हम लोग क्या देते हैं, स्फेरिकल, क्या बोल देंगे, स्फेरिकल बोल देंगे। उसी से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है। तो स्फेरिकल से ऑक्सीजन गया कहाँ, बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर भी कहाँ गया, पहली बार ट्रेकिया में चला गया। ट्रेकिया मतलब वही जो स्ट्रक्चर है ना बोन जैसा बना हुआ, उसमें चला गया। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा ऑक्सीजन, बॉडी के हर एक सेल या फिर टिश्यू तक चला जाएगा, हर एक पार्ट तक फैल गया वो। अब हमने क्या बताया था आपको, हर एक सेल तक या फिर हर एक टिश्यू तक जब एक बार ऑक्सीजन पहुंच जाएगा तो फिर बाहर क्या निकलेगा वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले बताइए कहाँ आएगा, सेल से निकल के ट्रेकिया में आएगा, और ट्रेकिया के बाद फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा, स्फेरिकल में आएगा, और स्फेरिकल के बाद फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मतलब जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल गया। ये ऐसा स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, ये सब चीज़ कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इन सब चीज़ों में, ठीक ना। These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals। तो ये जो आप ट्रेकिया देख रहे हैं बॉडी के अंदर, जो हड्डी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बोन जैसा, वो केवल इंसेक्ट्स में होते हैं, यानी कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े में होते हैं। जानवरों में ये चीज़ नहीं होता है। जानवरों में तो प्रॉपर लंग देखने को मिलता है। जैसे आप हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, किसी के बारे में बात करो, वहाँ पे तो प्रॉपर लंग है। लेकिन ये इतना छोटा इंसेक्ट होता है कि इसके पास लंग प्रेजेंट नहीं होता। तो ये अपना सांस का जो पूर्ति है वो इस तरीके से करता है। कॉकरोच समझ में आ गया। तो कॉकरोच के बारे में आए एग्जाम में या हाउस फ्लाई के बारे में आए, दोनों में आप क्या लिखोगे, सेम चीज़ लिखोगे, क्योंकि दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊपर में ट्रैकिया, और ये हो गया हमारा पूरा ट्रैकियल सिस्टम। मतलब ये जो आपको अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को हम लोग एक साथ बोल देते हैं ट्रैकियल सिस्टम। कहानी आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट है हमारा अर्थवॉर्म। आइए थोड़ा सा अर्थवॉर्म के बारे में भी समझते हैं कि अर्थवॉर्म में किस तरीके से ब्रीदिंग होता है। अर्थवॉर्म कई बार देखा होगा आपने, जैसे जब बरसात होता है तो ज़मीन के नीचे से निकलता ही है, बहुत लंबे लंबे होते हैं वो, है ना। तो उसमें किस तरीके से होगा, देखो लिखा हुआ क्या है, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। सोचो, इसमें तो ब्रीदिंग का और सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या है, इसमें ना सिंपली ये क्या करता है, इसका जो पूरा बॉडी है, यानी कि जो पूरा स्किन है, उसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। वो छोटे छोटे छेद आपको दिखेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो खुले आंखों से देखना उसको लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो अर्थवॉर्म पे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अर्थवॉर्म, इसके बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे कई छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद से, उसी होल से ये ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इसमें और सिंपल है, द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। कभी यदि आप अर्थवॉर्म को टच करोगे, हालांकि आप कभी टच करोगे नहीं, हमको पता है, क्योंकि बहुत गंदा ये दिखता है और बहुत घिनौना लगता है ना, जब आप बारिश में देखो तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन जब आप इसको देखोगे भी तो आपका मतलब आप देखने से इसको लग जाएगा कि इसका स्किन ना मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट मतलब हमेशा वो गीला ही रहता है, गीला रहेगा हमेशा। वो उसमें लगेगा कि ऊपर में कोई तेल डाल दिया है, इतना चमक रहा है। तेल नहीं होता, बल्कि वो पानी होता है। हमेशा उसका बॉडी मॉइस्ट ही रहता है, मतलब हमेशा गीला ही रहता है। और दूसरा स्लिमी होता है। स्लिमी मतलब टच जब आप उसको करोगे कभी तो बहुत सॉफ्ट लगेगा, बहुत चिकना लगेगा। मतलब कभी करना नहीं, मतलब मन करे तो करना, लेकिन आप करोगे नहीं, आपको पता है, क्योंकि बहुत अजीब दिखता है, बड़ा घिनौना दिखता है ना। आप इसको डायग्राम में ही देख लो, पिक्चर में ही देख लो, बस समझ जाओ। देख के लग रहा है इसका बॉडी क्या हो रहा है, चमक रहा है ना। मतलब इसका बॉडी कैसा है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब एक गीला प्रकार का है, एकदम भींगा हुआ है। और दूसरा क्या है, बिल्कुल ये सॉफ्ट दिखता है, मतलब जब आप इसको टच करोगे तो ये बहुत चिकना लगेगा, बहुत सॉफ्ट लगेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, और इस वाले स्किन से आराम से गैस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर, यही से हो जाता है। तो इनमें तो और सिंपल है, इसमें तो किसी प्रकार के लंग का, विंड पाइप का, नॉस्ट्रिल का जरूरत ही नहीं है ना, या फिर ट्रेकिया का, या फिर स्फेरिकल्स का, इन सब में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इसका स्किन ही काफ़ी है।
किसमें? इसमें सिंपली होल आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे होल्स का नाम है स्टोमाटा, यहाँ पे होल का कुछ खास नाम नहीं देखने को मिलता है। तो बस अर्थवर्म के बारे में कभी एग्जाम में आ जाए तो आप ये बस लिख देना, ठीक ना। कहानी समझ में आया? तो अर्थवर्म जो है सिंपली कैसे करता है, अपने स्किन के मदद से ही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। अगला है फ्रॉग के बारे में। आइए थोड़ा सा हम लोग फ्रॉग यानी कि मेढक के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। मेढक के बारे में समझो क्या है। फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। मेढक, अच्छा चलो एग्जाम्पल आपको ये दिखाते हैं, हमने दिया था ना आपको एग्जाम्पल यहाँ पे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके पास प्रॉपर लंग होता है, और जिनके पास प्रॉपर लंग है उसमें सिंपल सा ब्रीदिंग का प्रोसेस कौन सा फॉलो होने वाला है, ह्यूमन बींग के जैसा। तो फ्रॉग में ना प्रॉपर लंग होता है, ध्यान रखना। हाँ, हालांकि ह्यूमन बींग के जैसा नहीं होता, लेकिन लंग इसमें भी होता है, ठीक ना। तो अब जब इसमें लंग होता है तो बताइए इसमें ब्रीदिंग का प्रोसेस किसके जैसा होने वाला है, ह्यूमन बींग के जैसा होने वाला है, ठीक है। तो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग के जैसा इसमें भी दो लंग होगा, एक राइट लंग और एक लेफ्ट में होगा। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लीपरी। अब देखो इसके पास लंग है, ये आराम से लंग के मदद से ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है, ये करता है अपना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ये सांस लेने के ऑक्सीजन का लेन देन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना अपने स्किन से भी करता है। सोचो, मतलब इसके पास दो दो फायदा है, ये ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लंग से भी ले लेता है और स्किन के मदद से भी ले लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग के मदद से भी छोड़ देता है और स्किन के मदद से भी छोड़ देता है। मतलब इसके पास दोनों मर्जी, आप ये जिससे चाहे उससे काम ये कर सकता है। मेढक के बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो अगेन छेद इतना छोटा होता है कि आपको वो कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो दिख जाता है, ठीक ना। तो फ्रॉग के पास लंग तो है, ये ठीक उसी तरीके से सांस लेगा और छोड़ेगा जिस तरीके से ह्यूमन बींग करता है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये स्किन से भी अपना सांस का लेन देन कर लेता है, ऑक्सीजन ले लेगा स्किन से ही और स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ भी देगा। तो इसमें ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। पूरा बात समझ में आ रहा है आपको? अगला है ब्रीदिंग अंडर वाटर, उसके बाद है डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, इसको हम लोग करते हैं अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आया? तो आज के क्लास में अभी हमने क्या समझा कि कॉकरोच या फिर हाउस फ्लाई, इसमें किस तरीके से ब्रीदिंग होगा, फिर से अर्थवर्म में कैसे होगा और फ्रॉग में कैसे होगा, ये हम लोग समझ चुके हैं। अगला हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग अंडर वाटर, इसमें ऑब्वियसली बात हम किसके बारे में बात करने वाले होंगे, मछली के बारे में। तो उसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीदिंग अंडर वाटर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कॉकरोच में किस तरीके से ब्रीदिंग होता है। कॉकरोच के जगह पे आप और क्या ले सकते हैं, हाउस फ्लाई भी ले सकते हैं, दोनों में सेम ही चीज़ हमारा चलता है। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थवर्म के बारे में, फिर हमने पढ़ा फ्रॉग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जानवर के बारे में, मतलब ऐसे एक्वेटिक एनिमल के बारे में जो पानी के अंदर रहते हैं और उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है, वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और चूंकि पानी के अंदर के बारे में बात होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात हम किसके बारे में बात करेंगे, मछली के बारे में बात करेंगे, नहीं कि फिश के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें ये, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल आपका मछली हो गया, मछली भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऑक्टोपस, वेल, शार्क और पता नहीं क्या क्या रहता है, बहुत सारा चीज़ आपका पानी के अंदर रहता है। मतलब बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हमारे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो होता क्या है, हमारे पानी में ना काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिला हुआ है, डिजॉल्व है, घुला हुआ है, ठीक। तो मछली रहती कहाँ है, पानी में। तो वो जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसी मिले हुए ऑक्सीजन को इस्तेमाल कौन करता है, हमारा मछली करता है। लेकिन मछली कैसे करता है इसको,
अपने गिल्स के मदद से। गिल्स का मतलब उसके दोनों साइड आप देखोगे, लेफ्ट और राइट साइड, फेस के लेफ्ट में और फेस के राइट में, तो गिल आपको नजर आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ा, ठीक ना। तो इसके दोनों साइड ये होता है। हम ह्यूमन बींग का बात करें तो ये सारा काम हमारे नाक से होता है, लेकिन इसमें जो है वो गिल से होता है, ठीक है। आगे, तो गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को मछली यानी कि गिल, मछली अपने अंदर लेती है, किसके मदद से, गिल्स के मदद से। आगे, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स जो है वो स्किन का क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि स्किन के बाहर प्रेजेंट है, ठीक ना। जैसे आप मछली यदि खाते होंगे तो आप मछली कभी देख, मतलब जिंदा तो आप देखे ही होंगे मछली, उसके आप दोनों साइड देखोगे ना तो उसका फेफड़ा होता है। उसको, उस फेफड़े को यदि आप ऐसे उठा के देखोगे तो उसके अंदर उसका पूरा का पूरा जो है ना वो गिल्स का मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। बिल्कुल अजीब प्रकार का दिखता है, लेकिन उसी से वो सांस लेना छोड़ना वगैरह करता रहता है। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स में ब्लड का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो गिल्स है वो पूरी तरीके से किससे भरा होता है, ब्लड से भरा होता है। तो ये गिल्स क्या करता है, पानी में जो मिला हुआ ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को गिल्स लेता है और वो उस ऑक्सीजन को मिला देता है किस में, ब्लड में, और पूरा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। और जिस रास्ते से गया हमारा ऑक्सीजन उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगा और पानी में उसको दोबारा गिल्स के मदद से छोड़ देगा। बस सिंपल चलता है इसमें हमारा। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि एक्वेटिक एनिमल में ब्रीदिंग कैसे होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता है। ब्रीदिंग कैसे होता है एक्वेटिक एनिमल में, इसका मतलब है वो बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है, मछली के बारे में पूछना चाह रहा है। तो सिंपल से बताना है कि जो मछली है वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना किसके मदद से करेगा, गिल्स के मदद से करेगा, यानी कि जो उसके फेस के लेफ्ट और राइट साइड में जो फेफड़ा प्रेजेंट है उसी से वो ये अपना सारा काम करता है। अब सवाल है कि कैसे करता है, तो आप क्या बताओगे, सिंपल सा कि पानी में काफ़ी मात्रा में क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन हमारा घुला हुआ रहता है पानी में। तो उस पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको इस्तेमाल कौन कर लेता है, मछली। कैसे इस्तेमाल करेगा, किसके मदद से, गिल्स के मदद से। तो गिल्स के मदद से वो ऑक्सीजन लेगा और गिल्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, ब्लड। तो वो गिल्स ऑक्सीजन को लेगा पानी से और उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देगा और वो ब्लड पूरे ऑक्सीजन के बॉडी पार्ट तक जाके ऑक्सीजन पहुंचा देगा। इससे क्या हुआ, पूरे बॉडी पार्ट तक क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिलीज होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस कौन लेकर आएगा, ब्लड ही आएगा। जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर गया था वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर गया कहाँ पे, गिल्स के पास, और गिल्स के पास से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि जिस रास्ते से ऑक्सीजन हमारे मछली के बॉडी के अंदर गया उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड मछली के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सिंपल है। चल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पानी में ऑक्सीजन का कमी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे, हम ही आपको पढ़ाएंगे कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है ना वो H2O होता है। यहाँ पे H हाइड्रोजन के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए है। तो पानी में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। तो पानी में ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं हो सकता, ठीक ना। कमी कब हो सकता है, जब पानी ही नहीं रहेगा, सिंपल। तो ये हमारा एक्वेटिक एनिमल में कैसे होता है ब्रीदिंग, ये आपने समझ लिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्लांट के बारे में कि प्लांट कैसे करता है ये सब चीज़। देखो, अच्छा पहले तो ये बताइए क्या प्लांट करता होगा ब्रीदिंग वगैरह, अरे बिल्कुल करेगा भाई, वो भी तो लिविंग थिंग है, उसको भी तो जिंदा रहना है। तो वो कैसे करेगा, देखो, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि यदि प्लांट को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो वो भी रिस्पायर करेगा, मतलब वो भी सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, वो भी अपना एनर्जी वगैरह बनाएगा, ठीक ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, मतलब क्या कर रहा है, वो अपना एनर्जी अपने से बना रहा है, समझ रही है बात, ठीक है। उसी प्रकार से यदि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेता होगा फिर,
लेता होगा नहीं बल्कि लेता ही है, आप ये समझिए। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं? हम लोग बचपन से ये पढ़ते हैं कि प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। और हम क्या देते हैं प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होता ही है। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट को ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ह्यूमन बींग से मिलता है। ये तो चलता ही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा कि प्लांट केवल ऑक्सीजन देता ही नहीं है हमको, बल्कि प्लांट खुद भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कम करता है। ज़्यादातर तो वो हम ही को दे देता है, तो वो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। तो दिक्कत इसमें। और हमने और क्या पढ़ा है भाई? हमने ये भी पढ़ा है कि ज़्यादातर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन वो बहुत कम होता है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए, हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन हमको मिलता है प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं वो किसको मिल जाता है? प्लांट को मिल जाता है। तो ये तो होता ही है, ये तो ज़्यादा नंबर में होगा, मतलब ये कंपलसरी होना ही है। लेकिन इसके अलावा जो प्लांट एक चीज़ और करता है वो ये कि प्लांट सारा ऑक्सीजन आपको नहीं देता है। हाँ, ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन दे देगा, 90% ऑक्सीजन जो वो बनाएगा वो आप ही को दे देगा ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो 10% ऑक्सीजन है वो खुद भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको भी तो जिंदा रहना है ना। उसके बाद एक चीज़ और, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता होगा? बिल्कुल छोड़ता है, लेकिन हाँ वो कम कम रिलीज करता है। ज़्यादातर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो तो हम लोग करते हैं। तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन वो क्या करता है? बहुत कम करता है। तो जो चीज़ हमारे बॉडी में होता है ना, वही चीज़ प्लांट में भी होता है, क्योंकि प्लांट को आप सिंपल सा लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक ना। आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये भी बाहर से ऑक्सीजन लेता है और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन कम मात्रा में ये करता है ये चीज़। इन these cells oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water। तो प्लांट क्या करता है ऑक्सीजन लेके? प्लांट जब भी ऑक्सीजन लेगा तो वो अपने भोजन को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ग्लूकोज का मतलब है कि वो प्लांट अपने फूड को ब्रेक करेगा, और फूड को जब ब्रेक करेगा तो प्लांट को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा प्लांट को, और एक चीज़ और क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो उस ऑक्सीजन का प्लांट क्या करेगा? सबसे पहली बात, अपने एनर्जी को बनाने में इस्तेमाल कर लेगा उस ऑक्सीजन का। उसके बाद और क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि प्लांट भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में करते हैं, ठीक ना। आगे, in plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। तो हमारे प्लांट में क्या होता है? हमारे प्लांट में प्लांट का हर पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है और हर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम कहाँ से ले सकते हैं? बस नाक से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़ सकते हैं? बस नाक से। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है यार, समझो। प्लांट में क्या है ना, प्लांट का लीफ, स्टीम और रूट तीनों ऑक्सीजन बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकता है। मतलब प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और जो ऑक्सीजन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले छोड़ना या फिर ऑक्सीजन का लेना, ये केवल उसमें लीफ नहीं करता है, स्टीम भी कर सकता है, रूट भी कर सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या है? हम लोग ऑक्सीजन लेंगे केवल नाक से, छोड़ेंगे केवल कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है कि प्लांट में लीफ, रूट और स्टीम तीनों ऑक्सीजन बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ भी सकता है। तो ये प्लांट में होता है। अगला हमारा इसमें एक स्टोमाटा। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये है कि हमने अभी तुरंत आपको बताया
कि प्लांट जो है ऑक्सीजन ले सकता है तीनों से, लीफ से, स्टीम से और रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ सकता है तीनों से। लेकिन मेरा सवाल यह कि सबसे ज़्यादा वो किससे लेता होगा और किससे छोड़ता होगा? लीफ से, स्टीम से या स्टोमाटा से? सॉरी, लीफ से, स्टीम से या रूट से? लीफ से, क्योंकि लीफ में ज़्यादा प्रेजेंट होता है छोटे छोटे छेद। जिस छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टोमाटा बोल देते हैं। ध्यान रखना है, वो जो छोटा छोटा छेद है वो प्लांट के रूट पे भी होता है, प्लांट के स्टीम पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे उसका संख्या क्या होता है? थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज जो वो काफ़ी कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा छोटा छोटा छेद कहाँ प्रेजेंट रहेगा? फिर लीफ पे। और उस छोटे छेद को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टोमाटा बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इसे पूछा जाएगा सवाल, पता है? ऐसे पूछेगा कि बताइए प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब चीज़ किससे किससे हो सकता है? तो आपको बताना है कि लीफ से भी होता है, रूट से भी होता है और स्टीम से भी होता है। लेकिन फिर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कहाँ से होगा? तो कहाँ से होगा? लीफ से होगा। बोले ऐसा क्यों? तो बताना है कि लीफ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टोमाटा बोल देते हैं। रूट पे भी होता है स्टोमाटा, रेनिंग रूट में भी छोटे छोटे छेद होंगे, स्टीम में भी होंगे, लेकिन उसका साइज क्या रहता है? बहुत छोटा रहता है, उसका नंबर भी कम रहता है, मतलब वहाँ पे कम पाए जाते हैं। पत्ते के ऊपर स्टोमाटा थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है। ठीक ना, आगे दो लास्ट पॉइंट। द रूट सेल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू जनरेट एनर्जी। मतलब कि जो रूट सेल है, मतलब कि जो जड़ है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो वो क्या कर लेगा? रूट से ही ऑक्सीजन को बाहर से ले लेगा, एनर्जी बना लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको रूट से ही रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अगला, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम अपर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट अपना जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेगा? रूट कहाँ रहता है बताओ? जमीन के नीचे, यानी कि मिट्टी के बीच में। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? मिट्टी के बीच से ही ले लेगा। सिंपल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बस कि रूट का बात हो, चाहे स्टीम का बात हो, चाहे लीफ का बात हो, तीनों ऑक्सीजन को बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कहाँ देखने को मिलेगा? यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन का आना, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो लीव्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमाटा थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टोमाटा मतलब छोटे छोटे छेद वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और रूट में और स्टीम में थोड़ा कम होता है। और यदि रूट का बात करें स्पेशली, तो रूट सबसे ज़्यादा यदि ऑक्सीजन लेगा तो कहाँ से लेगा? वो मिट्टी के बीच से ले लेगा, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होता है। सिंपल है। फिर स्टीम और लीफ कहाँ से लेगा ऑक्सीजन? हवा से ले लेगा, बाहर इन्वायरमेंट से ले लेगा, है ना, हमारे वातावरण से ले लेगा, बस, क्योंकि वो दोनों ज़मीन के ऊपर होता है। बस इस तरीके से हमारे टॉपिक, और टॉपिक के साथ पूरा हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो बताइए, क्या इस चैप्टर में आप किसी को डाउट है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।